बजट 2026-27 आया है। विकास की बातें तो खूब है, लेकिन आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा, यही असली सवाल है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। आज संसद में वित्त मंत्री ने बजट को पेश किया, जिसमें सरकार ने तकरीबन 12.2 लाख करोड़ का भारी निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और तकनीक में करने का ऐलान किया। उन्होंने किसानों, ग्रामीण इलाकों के लिए भी बड़े बड़े दावे किए हैं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊंची है और रोजगार की दिक्कतें आम आदमी झेल रहा है। तो क्या ये बजट उसकी जिंदगी आसान करेगा या सिर्फ आंकड़ों में ही चमक दिखाएगा? और चलिए अब फटाफट से चर्चा का आगाज करें। उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। गोविंद पटेल जी हमारे साथ में बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। प्रियव्रत शर्मा जी हमारे साथ में बतौर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। सीए दिनेश जैन हमारे साथ में पूर्व चेयरमैन ICAI के मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, आप ही के साथ में चर्चा का आगाज मैं करूंगी। यदि आज के पूरे बजट के लबोलबाब को हम देखें तो आम आदमी की नजर से आम आदमी को किस तरह से इस बजट से फायदा मिलेगा? मैडम, एक बहुत बेहतरीन बजट है। जो मैडम का विजन है वो लॉन्ग टर्म विजन है। अगर हम देखें तो जो भी इसके अंदर घोषणाएं करी गई है, भले ही से हम ये नहीं बोलेंगे कि इन्होंने इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़ाई। इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ना कोई अकेला आधार नहीं होता है कि वो बजट अच्छा है या वो बजट कैसा है। लेकिन जो घोषणाएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो विकसित भारत का विजन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबका साथ सबका विकास वाला जो विजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो 3 नए एम्स खोलने की घोषणा करी वो इम्पोर्टेंट है। चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान रोज नाटक कर रहा है, उस हिसाब से रक्षा बजट बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। MSME के लिए 10,000 करोड़ के फंड की घोषणा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो इनका विजन है वो विजन है कि अल्टीमेटली 2047 तक हमको बनाना है विकसित भारत। और जब हम बात करेंगे विकसित भारत की, तो नो डाउट कुछ चीजें हमको थोड़ा बहुत सख्त होकर करनी भी पड़ेगी। सिर्फ टैक्स स्लैब बढ़ाने से ही विकसित भारत का विजन, जो उसका जो अचीवमेंट है वो संभव नहीं। और कितना बढ़ा देंगे, 1 या 2 लाख रुपए का टैक्स स्लैब बढ़ाने से विकसित भारत का विजन संभव नहीं है। जिस तरीके से सरकार ये काम कर रही है, नो डाउट वो सरकार का विजन अच्छा है, सरकार की सोच अच्छी है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करने की बात जा रही है, क्योंकि आप देखिए ना, 10 साल 15 साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और आज जो लेवल आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो आप भी फील कर पा रहे हो, हम भी फील कर पा रहे हैं कि उसका लेवल कितना हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भी, जब हमारे पास शक्ति है तभी तो हम दिखा पाए हमारे पड़ोसी को कि हम बहुत मजबूत और कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए, सबसे बड़ी चीज कि ट्रंप ने इतना हमको प्रेशर अटैच किया, लेकिन आज तक भी ये सरकार उसके प्रेशर में नहीं आई। तो ये चीज दिखा रही है कि जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं, वो हमारी आर्थिक नीति बहुत अधिक रूप से सुदृढ़ भी है। और आपने आज देखा होगा कि जो वेनेजुएला का तेल की बात चल रही है, तो वो वेनेजुएला को वो तेल तो इंडिया को देना ही पड़ेगा, क्योंकि उतनी अच्छी रिफाइनरी पूरे वर्ल्ड के अंदर मिला के 2 या 3 जगह है, उसमें से एक हम हैं। और आपने अच्छा एक और चीज देखी होगी आपने, वो जो रोज टैरिफ की बात चल रही थी, अब ट्रम्प साहब बंद कर दिया रोज बात करना कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, क्योंकि उनके सारे दांव उल्टे हो चुके हैं। तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि वो हमारी आर्थिक नीति अच्छी है, तभी चीजें आगे बढ़ी। ठीक है दिनेश जी, यानी कि ग्लोबल के एस्पेक्ट से तो काफी मजबूत ये बजट माना जा रहा है, लेकिन लोकल यहाँ पर कहां पर है, इस पर भी मैं अगले राउंड में बात करूंगी। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और बीजेपी के प्रवक्ता भी है। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से एक बार शुरुआती रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रियव्रत जी, एक बात बताइए, विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि ये बजट जो है वो लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था नहीं, कॉर्पोरेट केंद्रित अर्थशास्त्र है। प्रियव्रत जी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आज वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने दूरगामी सोच के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को साधने का काम किया। और जो बजट दिया वो 8वीं 9वीं बार उन्होंने बजट दिया, तो 8 बार जो बजट दिया उसी की तर्ज पे लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन विजन को ध्यान में रखते हुए बजट दिया है। रही बात कांग्रेस की, तो वो नेतृत्व विहीन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तड़प को मैं समझ सकता हूँ। वो क्या सोचते हैं हम उन पे नहीं जाते हैं, हम इस बात पे जाते हैं कि भारत की जनता, आम जनता क्या सोचती है, भारत का नागरिक, भारत के जितने भी नागरिक हैं वो क्या सोच रहे हैं, भारत किस ओर बढ़ रहा है। पिछले 2014 से लेके कहां से जीडीपी कहां पे आई, कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे हुआ। जो लोग हमने 10,20,000 12,20,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की बात कही है, जो 5 लाख करोड़ का बजट तक नहीं बना पाए थे 2014 तक, वो आज बात करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को साधने वाला बजट है और दूरगामी परिणाम इसको सबको देखने को मिलेंगे। 9 साल के अंदर जो बजट, ठीक है, हम कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं। और आपसे मैं एक आम आदमी के नजरिए से आप बताइए, इस बजट की वो कौन सी 5 बातें हैं जो आम आदमी को तुरंत राहत देगी। लॉन्ग टर्म की बात ठीक है, अच्छी बात है, आप 2047 की कर रहे हैं, लेकिन जब आपको और हमें टीवी पर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो एक आम सरल भाषा में जानना चाहेंगे कि आखिरकार हमारे लिए बजट के पिटारे से क्या कुछ निकला। सबसे पहले तो आम आदमी की बात करें, आम आदमी को चाहिए रोजगार, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए काम करने के लिए। आधारभूत संरचना देश के अंदर कैसी होनी चाहिए, तो आधारभूत संरचना के ऊपर जो पैसा खर्च होगा 12,20,000 करोड़ रुपया, उससे न केवल आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी, समृद्ध होगी, बल्कि उससे रोजगार भी जनरेट होगा। क्योंकि जब भी कोई पूंजी संपदा बनती है, जो खर्चा होता है वो पैसा लिक्विडिटी का बाजार में आता है, और उसको वो पैसा जब साइकिल रिसाइकिल घूमता है तो पूरा का पूरा लिक्विडिटी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 7 रेल कॉरिडोर की बात करिए तो वहां भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। समुद्र, जो जहाज के पानी के जलमार्ग की बात करिए वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। शिक्षा की बात करिए, चिकित्सा की बात करिए, हर मुख्यालय के ऊपर, हर जिला मुख्यालय पे महिला छात्रावास की बात करिए, तो महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा बाहर, वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास उनके ऊपर छात्रावास की सुविधा रहेगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात अपन करें तो 10,000 करोड़ का एसएमई का जो फंड दिया है वो भी आम आदमी को बेनिफिट मिलने वाला। छोटे उद्यमी, छोटे स्टार्टअप कितने बढ़ रहे हैं अभी। आज का यहाँ का युवा, 38% जनसंख्या हमारे देश की युवाओं की 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक के, वो सभी युवा अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपनी युवा ऊर्जा की ताकत पे प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ इस देश को तरक्की करने में आगे बढ़ रहे हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देकर वो उद्यमी स्टार्टअप अपना कर रहे हैं। तो 10,000 करोड़ का जो इक्विटी फंड दिया है वो आम आदमी को सीधा बेनिफिट मिलने वाला है। महंगाई की बात करें तो आज महंगाई 1.8% पे महंगाई है, तो वो भी आम आदमी को सीधा सीधा बेनिफिट है। जो बजट के अंदर 4 फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो जीडीपी बढ़ रही है, डीजल के भाव का क्या, और घरेलू गैस का तो कहीं जिक्र नहीं, रही सही कमर्शियल के भाव बढ़ चुके हैं। चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में मैं आऊंगी। लगातार विपक्ष की तरफ से जम करके प्रहार, सुबह से रिएक्शन आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन यदि हम अच्छी बातें देखें वो भी कम नहीं है गोविंद जी। डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी, पहले यदि हम देखें तो 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट था और अब 7.85 लाख करोड़ का कर दिया गया है, और जिसकी सख्त जरूरत भी थी। गोविंद जी देखिए पूनम जी, ये बजट आम जनता के साथ सीधा विश्वासघात है। सॉरी देखिए नुपुर जी, ये बजट आम जनता के साथ सीधा विश्वासघात है। महंगाई से जनता को कोई राहत नहीं दी गई है, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का कोई प्लान नहीं है, किसानों की जो बात करें एमएसपी की कानूनी गारंटी पर जो खरीद की बात थी उस पर पूरी तरह सरकार की चुप्पी है। फसल बीमा की हम बात करें उस पे सरकार की चुप्पी है। सिर्फ झूठे आंकड़ों का खेल है ये किया गया है, जनता को गुमराह करने का काम ये किया गया है। आप बात कर रहे हो राजस्थान राज्य की, बात करें तो राजस्थान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। अन्य प्रदेशों को पर्यटन के लिए अलग से बजट दिया गया है, लेकिन राजस्थान के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया गया है। राजस्थान में तो पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और पर्यटन स्थल भी बहुत है, लेकिन फिर भी राजस्थान को इस तरह से नजरअंदाज करना प्रदेश की जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। और ये बजट केवल और केवल दिखावटी बजट है। इसमें ना ही तो प्रदेश के युवाओं के लिए है, ना ही देश के युवाओं के लिए कुछ है।
इन्होंने ये अभी बात की कि हमने ये कर दिया। इसमें सबसे बड़ी चीज देखिए, इन्होंने चिकित्सा के बजट में कटौती की है, शिक्षा के बजट में कटौती की है, इन्होंने हर क्षेत्र में तो कटौती कर दी। फिर किस तरह से ये बजट की वाई कर रहे हैं, मेरे तो समझ से परे हैं। आज बजट पे जनता को इतनी उम्मीद थी, जनता को उम्मीद थी वृद्धावस्था पेंशन को लेकर और भी अन्य किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा दिया जाता है उसको लेकर इन्होंने कोई ठोस किसी तरह की कोई बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ जो अभी बात कर रहे थे, जो कॉर्पोरेट इनके मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम ये किया गया है। और इसमें कुछ भी बजट में ऐसा नहीं है कि जो धरातल पर दिखे, सिर्फ वही पुरानी बातें, वही पूरा आंकड़ों का खेल हुआ है। जी ठीक है, आपकी बात को सुना भी समझा भी। दिनेश जी, जब ये बजट आने वाला था तो सबको इस बात का बेसब्री से इंतजार था, जो सबसे बड़ा पॉइंट था इनकम टैक्स को लेकर के छूट का। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी और आंकड़ा भी तय कर लिया गया था, लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलता है। तस्वीरें जो हमने 2025 में देखी वही तस्वीरें आखिरकार, कोई छूट नहीं, क्यों? देखिए नुपुर जी, फिर मैंने ये चीज पहले भी कही थी आपसे कि जो टैक्स स्लैब की बदलाव की उम्मीद हम हर साल में नहीं कर सकते हैं। लास्ट ईयर इसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया। अब सोचिए ना, 12 लाख से 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया। अपने आप के अंदर एक वो बड़ा बदलाव था। इस बार भी एक बड़ा बदलाव किया है कि वो जो अपडेटेड रिटर्न की जो लास्ट डेट 31 दिसंबर हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। कुछ और डेट से बढ़ाई गई है। आप एक बात समझिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट ये है कि आम आदमी की जो दिशा और दशा वो कहाँ जा रही है। देखिए, हम सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध नहीं कर सकते हैं। जो चीजें अच्छी है, हमको ये अभी सर बोल रहे थे कि राजस्थान ने कुछ नहीं किया। राजस्थान के लिए एक राष्ट्रीय फाइबर योजना इन्होंने चालू करी है, क्योंकि राजस्थान में ऊन और प्राकृतिक जो फाइबर है वो बड़ी रूप से उत्पादित होता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम किया है। इसके अलावा महात्मा गांधी स्वराज ग्राम योजना की है। इसके अलावा ट्रेडिशनल क्लस्टरों का आधुनिकीकरण किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा शिल्प प्रोग्राम इन्होंने किया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क का काम किया है। जो भीलवाड़ा जो बड़ा टेक्सटाइल हब है वहां पर फायदा होगा। जो एमएसएमई में जो 10,000 करोड़ का जो फंड दिया है उसका बड़ा फायदा, क्योंकि राजस्थान के अंदर लाखों एमएसएमई है और उसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर इसको मिलने वाला है। इसके अलावा जो प्रत्येक जिले के अंदर महिला छात्रावास है, अल्टीमेटली विकास कैसे होता है? विकास ऐसे ही तो होता है, धीरे धीरे करके हम एक एक चीजों को उठाएंगे तब जाके विकास होगा ना। और अगर हम देखें महंगाई दर को, तो महंगाई दर यूं देखें आप, हर बार लोअर स्टेज पे आ रही है। बीच के अंदर अब सब कुछ, हर बार तो ये नहीं है ना कि जिंदगी में चीज सस्ती होती जाएगी, लेकिन उस लेवल पे महंगाई नहीं है जिस लेवल की हम बातें करते थे। तो ओवरऑल ये बजट अच्छा है। और जो इन्होंने तीनों बताए करते हुए अपने, रफ्तार, क्षमता और सबका साथ, सबसे इंपॉर्टेंट है। रफ्तार जरूरी रहेगी और पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे और सबका साथ लगे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, लेकिन वो भी समझेंगे नेक्स्ट राउंड में कि महंगाई को लेकर के जो डेली बेसिस की जो वस्तुएं हैं, रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं हैं, वो किस कदर महंगी है, उनमें क्या कोई वाकई में सिर्फ डेटा में ही डिफरेंस दिख रहा है या जमीनी धरातल पर भी दिख रहा है? चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता का मैं रुख करूंगी। प्रियव्रत जी, एक बात बताइए, बीजेपी का माफ कीजिएगा, जो बजट का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रहा वो कौन सा रहा जिससे फायदा ही फायदा? देखिए, तो 4 घटक थे बजट में, जो 4 डिसिप्लिन होने चाहिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए, एक अच्छे देश की अच्छी अर्थव्यवस्था और अच्छे बजट के लिए, वो चारों चीजें इसमें दी गई। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ के ऊपर 7% से प्लस फोकस किया गया, वो 7.2% उसका टारगेट रखा है। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट 4.4 रखना था, वो 4.4 को रखा है और लास्ट ईयर हमने अचीव भी किया है उसको, वो प्रमाण भी है। तीसरा, इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था, वो भी इन्होंने रखा। डेट टू जीडीपी रेशियो, वो चौथा घटक है जो 50% के अंदर इनको रखना था, उसको भी कांस्टेंट को इन्होंने ध्यान में रखा है। आज के विश्व के परिदृश्य में जहां सब जगह उथल पुथल मारकाट मची हुई है, वहां भी हम इन चारों घटकों को, कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए यदि इस तरीके का बजट इतने बड़े 150 करोड़ के देश में दे सकते हैं, इससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। तो आदरणीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद, जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार के अंदर इस तरीके का बजट पेश करना, ऐसी परिस्थितियों के अंदर और अपने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पुनः ध्यान में रखते हुए उसी के पाथ पर ये चलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, गोविंद जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को तो सुना है,
ओवरऑल आर्थिक विकास को गति देने वाला ये बजट माना जा रहा है। लेकिन जब आप लोग लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं सुबह से कि भाई महिलाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, तो बिजनेस वुमेन को प्रमोट करने के लिए श्री मार्ट स्थापित होंगे। ये एक मुझे लगता है अहम पॉइंट भी है, क्योंकि इससे महिला आत्मनिर्भर बनेगी, उसको मजबूती मिलेगी और सशक्त भी बनेगी। तो ऐसे में मुझे लगता है ये महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो है इस बजट के तहत देखने को मिला। गोविंद जी। नुपुर जी, सत्ता पक्ष वो के बहुत बड़ा प्रवक्ता कदम। अभी जीडीपी की बात कर रहे थे, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि शेयर मार्केट जिस तरह से आज टूटा है, उससे पता चल रहा है किस तरह का बजट था और किस तरह का बजट रहा है। पूरे देश की जनता ने देखा है। ये झूठे कसीदे पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। धरातल की बात कीजिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री 2 साल में कम से कम 50 से 60 बार दिल्ली जाकर आए हैं। प्रदेश को उम्मीद थी कि प्रदेश को विशेष दर्जा मिलेगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो राजस्थान की जल जीवन मिशन की जो बात कर रहे हैं उसमें इन्होंने कटौती की। इन्होंने हर एक बजट में कटौती की है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, इन्होंने सिर्फ झूठे आंकड़ों का खेल दिखाया है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अभी जो विश्लेषक थे, जो दिनेश जी, उन्होंने कहा कि ये बजट ऐसे है। क्या युवाओं के लिए बताएं ना, क्या किया है युवाओं के लिए? विशेषकर क्या है? कुछ है क्या बजट में? कुछ भी ऐसा नहीं है बजट में। गोविंद जी, ये शेयर मार्केट इसलिए टूट गया, जनता को गुमराह करने का काम किया है। सर वो एसटीडी बढ़ गया सर। शेयर मार्केट, सर शेयर मार्केट चलता है उससे, शेयर मार्केट इसलिए टूटा है। हाँ, इसलिए शेयर मार्केट टूटा सर, एसटीडी बढ़ गया। शेयर मार्केट से आप जीडीपी को कमाल हो गई। तो बड़ी गरीब व्यक्ति, और जो ये बात कर रहे हैं गरीब की, मध्यम वर्ग की, क्या रसोई गैस में इनको फायदा दिया है? क्या खाने पीने की चीजों में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का खेल है। सर वो जीएसटी बहुत बार कम हो गई खाने की चीजों के ऊपर। ज्यादा समय नहीं है, देश की जनता देख रही है, ज्यादा समय नहीं है, इनको बिल्कुल जवाब देगी। और ये जो सर जवाब दिया जा रहा है सर, ये हर बार नए स्टेट जीत रहे हैं, इनको जवाब मिल रहा है, हर बार नए स्टेट जीत रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ दिखाने का और दिखावटी बजट है। इसमें आम जनता के साथ विश्वासघात किया है और कुछ भी नहीं है। देश को उम्मीद थी, देश के युवाओं को उम्मीद थी। आपके कार्यकाल को भी याद कीजिए, आप लोगों ने क्या सौगातें दी युवाओं को। पेपर लीक पर लीक, जिन लोगों की मेहनत थी वो कहीं किसी और की थाली में परोस दी जाती है। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास में पेपर लीक हुए तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने कड़ा कानून बनाया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने कड़ा कानून बनाया या रोकने का, ये बहस पहले भी हो चुकी है। बिल्कुल रोकने का कानून बनाया और उसी के तहत आज तो गिरफ्तारियां हो रही है। ठीक है, जब पेपर लीक पर बात होगी तो ये भी बताइएगा कि कानून के तहत आपकी कार्यकाल में कितनी क्या कुछ कार्रवाइयां भी हुई है। चलिए दिनेश जी, मैं आपके पास में आऊंगी। बहरहाल बजट पर हम फोकस करते हैं। यदि सीधे से इस बजट को हम देखें आम आदमी के नजरिए से, तो कितना फायदा कितना नुकसान? मैडम नुपुर जी, फिर बता रहा हूं आपको मैं, आम आदमी का नजरिया यही होता है कि क्या इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रोजमर्रा की लाइफ पे हुआ, वो नहीं हो रहा है। आप इसका देखिए, इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे नजर आएगा जब 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई फंड आएगा। आप देखिए ना, कितने जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो कितने। एक आम आदमी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा इम्पैक्ट नहीं, लंबा नहीं होता। लंबे से मतलब ऐसा नहीं होता है कुछ साल थोड़ी ना है, 2-4-5 दिन के अंदर धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आज जो बड़ा इम्पैक्ट हुआ, शेयर मार्केट 1600 पॉइंट टूट गया एक बार। तो जो शेयर मार्केट टूटा वो टूटा क्योंकि वो लग गया एसटीटी। वो उसका जो कल दिखेगा ना, आप देखे ना, वो चांदी कहाँ थी और चांदी 1.5 लाख टूट गई। अब ऐसे बोले बजट आया इसलिए चांदी टूट गई, तो चांदी जो बड़ी थी वो हवा था ना केवल एक, वो सबको दिख रहा था वो। तो आप यकीन करके चलिए, जो इनका जो विजन है वो विजन सबका साथ सबका विकास, और जो रफ्तार है और रफ्तार समता के साथ, और वो समता ऑपरेशन सिंदूर में मेरे ख्याल से हमको अच्छे से नजर आ चुकी है, हम अच्छे से देख भी चुके हैं। और आज पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ कि भारत को, अच्छा एक और देखिए ना, चौथी इकोनॉमी हम बन चुके हैं सबसे बड़ी, और हम तीसरी बनने की दिशा में अगर हैं तो कहीं ना कहीं ये लगातार हमेशा चर्चा हो रही है कि हम चौथी इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन तीसरी में एंटर कर पाएंगे क्या इस बजट के तहत? इस बजट, ये अकेला बजट नहीं है ना, हमें थोड़ी करके क्या ये दिशा देगा? क्या ये दिशा देगा? बिल्कुल ये यही दिशा नहीं दे रहा। हर सारे बजट दिशा देते आ रहे हैं। धीरे धीरे हम
उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से सारी वैश्विक कंपनियां हमारी तरफ देखिए, आप देखिए ना, ट्रंप ने इतना जोर लगाया सबके ऊपर, एप्पल के ऊपर, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। एक भी कंपनी यहाँ से काम समेट के नहीं गई। अगर वो काम समेट के नहीं गए तो अपने आप के अंदर एक बड़ा इंडिकेशन है। ग्लोबल पे तो हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लगातार चर्चा है, लेकिन लोकल लेवल पे क्या? मैडम, जब ग्लोबल बढ़ता है तो वो लोकल बढ़ रहा होगा तभी ग्लोबल बढ़ रहा होगा ना। आप देखिए ना, ऐसा संभव नहीं है कि मेरा घर डूब रहा हो और मेरे को जो पड़ोसी हैं वो मेरी वाहवाही कर रहे हो। यदि मेरा घर बढ़ रहा होगा तभी मेरा पड़ोसी वाहवाही करेंगे, उनको दिख रहा है कि इसका घर बढ़ रहा है। अब देखिए, मैंने फिर कहा ना, विरोध करने के विरोध नहीं करेंगे, बिल्कुल विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। चीजें अच्छी हैं और हम सब साथ मिलके, हम सब उसका हिस्सा हैं। हमारा भारत महान देश है, उस महान देश के हम हिस्से हैं और हम इसकी बढ़ाई करके, इसका नाम करके आगे बढ़ सकते हैं, ना कि इसकी बुराई करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बजट की बुराई नहीं तो बढ़ाई भी नहीं, हम हर पहलू को यहाँ पर देख रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ना यहाँ पर बढ़ाई होगी ना बुराई होगी। बजट है कैसा, आखिर आम जन को इससे कितना फायदा होगा, हमारी चर्चा उस पर है। और चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता के पास में मैं आऊंगी। राजस्थान को लेकर के लगातार जिक्र हो रहा है कि भाई उम्मीदें तो थी कि सेंट्रल का जब बजट आएगा तो राजस्थान के लिए क्या कुछ होगा, कुछ पॉइंट तो टच किए जाएंगे, लेकिन ऐसे में जिन कुछ पॉइंट पर हमारी भी निगाहें टिकी हुई थी, राजधानी जयपुर को एम्स की दरकार थी, मेट्रो के विस्तार की दरकार थी, जब हम ये उम्मीद लगा करके सुन रहे थे, लेकिन निराशा ही मिलती है, ऐसा क्यों? प्रियव्रत जी। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से करता है, अपनी जगह पे करता है। आदरणीय यशस्वी भजनलाल जी जो सरकार चला रहे हैं वो बहुत ही शानदार सरकार चला रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। उनका वित्तीय मैनेजमेंट भी अच्छा चल रहा है। डबल इंजन की सरकार में ऐसा कोई मतभेद नहीं है। ये बोलते हैं कि 40 बार भजनलाल जी दिल्ली जाए, भजनलाल जी 18 घंटे काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, इसलिए काम के सिलसिले में ठीक है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रियव्रत जी, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का ये तो जवाब नहीं हुआ। मेरे सवाल का ये तो जवाब नहीं हुआ। भजनलाल जी आप बोल रहे हो कि राजस्थान को नहीं दिया, ऐसा प्रियव्रत जी, मेरा सवाल ये नहीं था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के काम में कोई कमी है या नहीं है। ठीक है, उनकी मेहनत की तारीफ हम भी करते हैं, लेकिन जो सवाल था वो ये था कि राजस्थान को भी दरकार थी, उम्मीदें थी, लेकिन जितनी उम्मीदें थी मैडम मिला है। नुपुर जी मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत सारी चीजें, नहीं मैंने एक्सप्लेन भी करी है बहुत सारी चीजें, क्योंकि लोकसभा में इनके अनुरूप इनको परिणाम नहीं मिला, उसका बदला लिया गया है। ठीक है गोविंद जी, अभी बदले की बात नहीं होगी। गोविंद जी ठीक है, आज कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है, आज बदले की बात नहीं होगी, बदलाव की बात होगी। कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग? गोविंद जी, बदले की बात नहीं, आज बदलाव की बात होगी, जो शायद विपक्ष भी चाहेगा। दिनेश जी, यदि आप इस बजट को मार्क्स देना चाहेंगे तो कितने देना चाहेंगे? और यदि लगता है कि सब कुछ ठीक है तो ओके, लेकिन कुछ ऐड करवाना, यदि सुझाव देना होता कि नहीं ये होता तो और बेहतर होता, तो क्या होता? मैं बताऊं मैडम, बस बेहतर यही होता। क्या होता है ना कि जैसे हमारी जो एक मैक्सिमम जो पॉपुलेशन का पोर्शन है, नो डाउट वो मीडियम क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी है, तो वहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा अगर वो 1 लाख भी बढ़ जाता है ना, तो ये कहानियां बिल्कुल बदल जाती है। चलो साहब 1 लाख बढ़ा दिया तो सारी चीजें छूट के वो सारे झूम रहे होते हैं कि चलो साहब टैक्स स्लैब 1 लाख बढ़ा दी। आप चीजें ये देखो सर कि हमको, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जो टैक्स है ना, ये टैक्स एक्सपेंडिचर नहीं है, टैक्स ऑलवेज इन्वेस्टमेंट। टैक्स वो दे रहा है जहां पर इनकम है, और हमारा जो टैक्स है वही टैक्स इस भारत को विकसित बनाने के अंदर अपना पूरा योगदान दे रहा है। तो हम कतई भी उस टैक्स देने के अंदर, देखिए वो तो कभी भी अगर कोई चीजें आगे बढ़ानी है तो हमको सबको थोड़ा थोड़ा अपना अंशदान देना होगा। उस अंशदान के रूप के अंदर ही हम टैक्स दे रहे हैं, और उस टैक्स से भारत सरकार इस तरह की योजनाएं बना पा रही है, हम डिफेंस पे इतना खर्च कर पा रहे हैं, हम अपने आप को इतना मजबूत कर पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से छोटी मोटी चीजें हमेशा रहती है, हम किसी को भी 100% परफेक्ट नहीं बोलते, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बजट। ठीक है गोविंद जी, संक्षिप्त में रिएक्शन दीजिएगा। एक अहम पॉइंट आज देखने को मिला था, एआई का युग है और कंटेंट क्रिएटर को लेकर के भी यहाँ पर आज बजट में बात होती है, मेंशन किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है ये मजबूत पॉइंट है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन को लेकर के कई लैब की स्थापना की भी बात हुई है। तो मुझे लगता है ये युवाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहा। संक्षिप्त में बताइएगा।
देखिए नूपुर जी, हम बार बार यही कह रहे हैं कि किसानों की बात नहीं हुई, युवाओं की बात नहीं हुई। अब इस तरह से जो आंकड़ों की बात हो रही है, इस तरह से ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी कह रहे थे, दिनेश जी भी कह रहे थे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था, उसका क्या हुआ? 2022 तक इस सरकार ने कहा था सबको पक्के मकान दे देंगे, क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घोषणाएं होती रही है, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। तो ये भी सिर्फ घोषणाएं ही हैं। और ये बजट, मैं फिर यही कहूंगा, देश की और प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। इस बजट में ना युवाओं के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ठीक है प्रियव्रत जी, आपने गोविंद जी को सुना, उन्होंने बजट को धोखा बताया, आप इसे मौका कैसे बताएंगे प्रियव्रत जी? देखिए, हमारी सरकार ने जो बजट दिया है, ये बोलते हैं धोखा है। इनके नेतृत्व का एक्चुअली इनका प्रॉब्लम नहीं है, निराश नेतृत्व के अंदर ऐसी बातें कार्यकर्ता करते हैं। मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं ये बोलता हूँ, 3 बातें इन्होंने बोली। जल जीवन मिशन, जब 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली, 1.83 लाख घरों में जल से नल आता था, नल से जल आता था। आज 15 करोड़ घरों के अंदर नल से जल आ रहा है। आप देखिए जल जीवन मिशन का कमाल। नमामि गंगे की, आप बनारस में जाके एक बार घाटों का देखिए, उद्घाटन देखिए, वहां पे कितनी सफाई है। नमामि गंगा में गंगा के कितने वर्कर्स काम करते हैं दिन रात। आप जाके देखिए नमामि गंगा में किस तरीके से साफ सफाई का काम हो रहा है, गंगा कितनी निर्मल हो चुकी है। तीसरी बात इन्होंने बोली कि डिजिटल के ऊपर, तो ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई है। डिजिटल के अंदर पर्सनल सर्वर, क्लाउड सर्वर की बात की गई है, एआई की बात की गई है, डिजिटल क्रिएटर की बात की गई है। तो हम पूरी हमारे स्वयं पे गर्व करते हुए, हमारी परंपराओं का निर्वहन साथ में लेते हुए, ठीक है प्रियव्रत जी, बहुत सारी बजट में बातें हुई लेकिन बहुत सारी बातें रह गई बाकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत ही बेबाकी के साथ में तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। लेकिन जो आज दिन भर हमारी नजर टिकी रही कि आखिरकार बजट कैसा होगा, उम्मीदों भरा रहा या ना रहा, वो तो आपके ही हाथ में है कि आखिरकार क्या आप लोगों की उम्मीदें पूरी कर चुका है ये बजट, और ऐसे में आप इस बजट को कितने नंबर देंगे और क्यों देंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।